गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो है AIB एग्ज़ाम के ऊपर। देखिए, जो AIB एग्ज़ाम है वो सबसे पहले आप समझिए कि होता क्या है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। आप इसको ये समझिए, जो भी एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहता है वो सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कराएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। उसको विदिन 2 ईयर ये वाला एग्ज़ाम देना पड़ता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस केस में मतलब मैंने ये जो टाइमलाइन लगाया है या थंबनेल लगाया है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली देखिए, अब तक बार काउंसिल ऑफ इन्होंने 18 एग्ज़ाम करवा चुके हैं। ठीक है, एज यू नो ये वाला जो एग्ज़ाम है ये 19th एग्ज़ाम है। अब तक ये लोग 18 एग्ज़ाम करवा चुके हैं। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 19वां एग्ज़ाम हो रहा है। आपको पता है 18th एग्ज़ाम में पास कितने परसेंटेज लोग पास हुए थे? अराउंड 50% लोगों को इन लोगों ने फेल कर दिया था। तो आप समझिए कि अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन नहीं किया तो क्या इम्पैक्ट होगा। आप इनमें इस कैटेगरी में आ जाएंगे। एंड यू नो व्हाट, 50% मतलब आप ये समझिए कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं आप उसमें एंटर ही नहीं कर पाएंगे। आपका जब लाइसेंस नहीं होगा तो आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है? प्रॉब्लम ये आ गई है, सबको पता है, BNS, BNS, BNSS, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गए हैं। और अब इन्होंने क्या किया है, जो न्यू सब्जेक्ट सिलेबस आया है उसमें BNS के साथ में इन्होंने IPC भी रखा है। इट मीन्स कि आपसे IPC एंड BNS दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्लस में CRPC से भी पूछे जाएंगे। और मतलब आपको ये दोनों प्रिपेयर करने हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्लस इंडियन एविडेंस एक्ट, आप देखिए ओल्ड लॉ प्लस न्यू लॉ दोनों का कम्बिनेशन आएगा। तो वो ये पूछ सकते हैं कि इसमें ये वाला सेक्शन अब इसमें क्या है। CRPC में ये जैसे मान लीजिए ये पूछ लें कि CRPC में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट 154 में दी गई थी, अब यहाँ BNS में ये कहाँ दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है कि सिलेबस को कैसे पढ़ना चाहिए। अभी आपके पास आप ये लगाइए 24 नवंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है, आपका ये एग्ज़ाम होना है। तो अभी से आपके पास 2 मंथ हैं। 2 मंथ में आपको पूरा सिलेबस आपका प्रिपेयर होना चाहिए, ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट कितने हैं, सिलेबस कैसे करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना चाहिए, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और कल से फिर क्या होगा, डेली एक क्लास आया करेगी जो कि आपको MCQ प्रैक्टिस या जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनके ऊपर आपको क्लैरिटी दी जाया करेगी। इससे क्या होगा, हमारी कोशिश होगी कि AIB के एग्ज़ाम में आप आराम से क्वालिफाई कर जाइए। एक्चुअली क्या है, इसमें मेरिट लिस्ट नहीं लगती है। जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं ना उनको 2 लिस्ट लगते हैं, जनरल एंड अदर। ठीक है, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। जनरल कैटेगरी को मिनिमम 45% स्कोर करना है, मतलब आपको पास होने के लिए 45 मार्क्स चाहिए ही चाहिए 100 में से। एंड अदर्स को 40%। तो आप ये देख लीजिए कि अगर आपके ये मिनिमम एरिया नहीं आया ना तो आप एलिजिबल भी नहीं होंगे, आप पास नहीं होंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, जो 18th टर्म का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 50% लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया। अब ना क्या होता है, ये ओपन बुक पेपर होता है, सिलेबस पढ़ना नहीं आता, बट वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं, मे बी आप उसको कवर ना कर पाए। तो ये जो अब हमारी सीरीज़ चलेगी वो सीरीज़ चलेगी स्पेसिफिक AIB को टारगेट करते हुए। ठीक है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और डिपेंड करेगा कि आप लोगों का कितना इंटरेस्ट आता है। अगर दिखा कि भाई आप लोगों को हो रहा है मैनेज तो फिर मे बी हम इस चीज़ को ना कंटिन्यू करें। चलिए अब हम देखते हैं सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले मैं आपको टोटल 19 सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे टैकल करना है, किस हिसाब से पढ़ना है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देती जाऊंगी।
और कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप करो जिससे आपका AIB एग्ज़ाम आराम से निकल जाए। देखिए 19 सब्जेक्ट हैं, पूरे के पूरे ना आप ये लगा लीजिए कि सारे सब्जेक्ट्स आपके 2 महीने में कवर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको ये चीज़ें बताती चलूँगी। सबसे पहले आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हुआ है, तो ये 10 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप खाली बेयर एक्ट से इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस 10 नंबर में हमको क्या क्या पढ़ना है, केस लो, सॉरी, ठीक है, केस लो करना है आपको, और आर्टिकल्स याद होने चाहिए, थोड़ा सा पॉलिटी आता है और थोड़ा सा सब्जेक्ट्स आते हैं। आपका केस लो तैयार हो जाना चाहिए, पॉलिटी तैयार होना चाहिए, और इसमें साथ साथ आपको ये लगा लीजिए ये भी करना है 10 मार्क्स में। केसेस आ जाएंगे आपके, हाँ रिट पे पूछ लेगा, PIL पे पूछ लेगा। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को बाइफरकेट करना है। देखिए क्या क्या हुआ, केस लो, ठीक है, साथ में आपको करना पड़ेगा ये बेयर एक्ट के आर्टिकल्स, ठीक है ना, आपके आर्टिकल क्लियर होने चाहिए, और साथ में क्या क्लियर होना चाहिए, आपका ये क्लियर होना चाहिए रिट्स वगैरह। तो मैं आपको क्या कराऊंगी, देखिए मैं क्या क्या करूँगी, हम लोग क्या करेंगे कि जैसे रिट्स पे मैंने एक वीडियो बना दी, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का कवर हो जाएगा यहाँ से 10 में से, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस लो जो लीडिंग केस लो हैं, मैं वो आपको ना एक लिस्ट पकड़ा दूंगी, उसमें से ये सारी चीज़ें वहाँ से आराम से आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। और रह गए फिर आर्टिकल्स। इम्पोर्टेंट आर्टिकल का हम एक सेगमेंट ले लेंगे जिसमें मुझे लगता है कि हाँ ये आर्टिकल क्लियरली आ सकते हैं, तो वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो कॉन्स्टी आपको कैसे प्रिपेयर करना है आपको समझ में आ गया कि आप क्या कीजिए, थोड़े से आर्टिकल्स पे कमांड रखिए, थोड़ा इन पे कीजिए, तो कॉन्स्टी के 10 मार्क्स आपके कंप्लीट, ठीक है। अब फिर दूसरा आपको आप क्या प्रिपेयर कीजिए, अब आ जाइए IPC पे। जैसा मैंने बताया, देखिए अब यहाँ पे IPC एंड न्यू भारतीय न्याय संहिता, तो 10 मार्क्स के लिए अब यहाँ पे कैसे फाइट करना है कि आपको IPC भी प्रिपेयर करना है एंड भारतीय न्याय संहिता भी। इसको हम ट्रिक से करेंगे। इसमें ना हमने अगर सेक्शन पढ़ लिए ना, तो आप ये समझ लिए कि हाँ 8 में से आप आराम से टारगेट कर पाएंगे क्वेश्चंस। तो इसके कुछ एक इम्पॉर्टेंट केस है, लीडिंग केस है, रीसेंट अपडेट तो इतने ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप इन पे जो इसमें हमको ध्यान देना है वो हमें ध्यान देना है बेयर एक्ट पे। यहाँ पे हमें बेयर एक्ट से बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सिर्फ ध्यान देना है इस पे, ठीक है। फिर आ जाता है CRPC प्लस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये आपका मतलब समझ लीजिए एक तो सबसे बड़ा है, ठीक है। दूसरा इसको कवर करना कितना टफ है मैं मतलब आपको समझा नहीं सकती, क्योंकि CRPC अपने आप में इतना बड़ा था। अब नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ कंपेयर करके जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप ये लगा लीजिए कि आपका ना काम बढ़ने वाला है, बहुत काम पड़ने वाला है, और 2 महीने में इसको कंप्लीट करना मतलब एक बड़ा टास्क है, ठीक है। बट फिर भी हम इम्पॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं उनका एक सेगमेंट ले लेंगे, जितना मेरे को लगता है कि ज़रूरी लगेगा उसका हम एक वीडियो बना देंगे, और जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उन पे हम चले जाएंगे, ठीक है। फिर रह गया CPC 10 मार्क्स का है, इसमें नो चेंज है, ठीक है, इसको हम कर सकते हैं, तो इसको हम एज इट इज़ करते रहेंगे। और इसके ना एक लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड एरिया से ही क्वेश्चंस आते हैं। आप ना इसको डेली रूटीन पे अगर आप पढ़ेंगे ना, क्या कीजिए आप इंडेक्स प्रिपेयर कर लीजिए। इंडेक्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है मैं एक उस पर स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना दूंगी, मैं आपको बता दूंगी किसी भी बेयर एक्ट का इंडेक्स कैसे प्रिपेयर कीजिए। अगर आप इंडेक्स प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो आप ये लगा लीजिए कि इन 10 में से आराम से 6 क्वेश्चन तो निकाल जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। तो इंडेक्स प्रिपेयर कीजिए, वहाँ से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, और उसको मतलब इंडेक्स में आपको रेलेवेंट चीज़ें जो मैं बताऊंगी उसी से क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। फिर आ गया एविडेंस एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखिए ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ये भी आपको कहाँ से तैयार करना है, ये भी आपको बेयर एक्ट से तैयार करना है।
तो देखिए अब तक जैसे आपका हो गया एविडेंस एक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी एंड आईपीसी, इनको तो आप कीजिए बेयर एक्ट से। बेयर एक्ट्स में से भी जैसे अगर आप मोटा मोटी इंडेक्स, अगर आप इंडेक्स पे आपका कमांड हो गया ना, तो मेरा मानना ये है, सपोज कीजिए अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया, पेपर आता है ओपन बुक, आपको बुक्स वहाँ पे बेयर एक्ट आपको अवेलेबल होंगे आपके अपने खुद के, ठीक है। तो अगर आपका इंडेक्स पे कमांड है, आपको पता है कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे फॉल कर रहा है, तो अगर डिटेल में पूछ ले तो आप वहाँ जाके आराम से उसको खोल पाएंगे, देख पाएंगे, तो आप वो कर लीजिएगा। फिर हमारा 6th सब्जेक्ट है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल। अब इसमें इंक्लूडेड आर्बिट्रेशन एक्ट। अब देखिए इसको ना 2 पार्ट्स में देखिए। एडीआर के लिए तो हमारे पास कोई बेयर एक्ट नहीं है, इसको हमें कमेंट्रीज से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आर्बिट्रेशन एक्ट के लिए बेयर एक्ट मिल जाएगा। तो इसको 4 नंबर का खेल है ये, एक बेयर एक्ट करना है, ज़्यादा सेक्शन नहीं है, आराम से आप उसको कर सकते हैं। रिवीजन दे दीजिए, वीडियोस देख लीजिए एक दिन में। बेसिकली अगर आपको ये आइडिया होगा ना मोटा मोटा कि कौन से सेक्शन में क्या है, तो आराम से निकल जाएंगे, बाकी रह जाएगा थ्योरी का काम। अब आ जाइए अगला जो इम्पोर्टेंट है, मेरे को लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए फैमिली लॉ। फैमिली लॉ से देखिए 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसमें 2 पार्ट्स हैं, कोडिफाई एंड अनकोडिफाई। और फैमिली लॉ में ना देखो मुस्लिम लॉ भी इंक्लूड होता है और हिंदू लॉ भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो मुस्लिम लॉ में मुस्लिम लॉ पूरा अनकोडिफाई है और हिंदू लॉ कोडिफाई है हल्का सा, और अनकोडिफाई भी है। तो अगर वही बात है, इसमें हमको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगी कि आगे आने वाली क्लासेस में सबसे पहले मैं फैमिली लॉ ही उठा रही हूँ। फैमिली लॉ में कुछ एक टॉपिक हैं, अगर वो आपके कर लिए जाएं तो हम इस 8 में से आराम से 6 तो ले ही सकते हैं, बाकी 2 तो केसेस पे बात आ जाती है, तो मे बी, ठीक है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी, प्रैक्टिस कराऊंगी, वहाँ पे आप देख लेना कि किस तरीके के क्वेश्चन किए जा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको कहूँगी जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है 17 नंबर पे देखिए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, एनआई के टोटल 8 नंबर का आ रहा है। इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, प्रॉपर्टी लॉ में टीपीए वगैरह हो गया, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब देखिए इसको ट्रिक के साथ कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट के 170 मतलब जो पहले 75 सेक्शन है, जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बोला जाता है, वहाँ प्रिपेयर कीजिए। इसका भी इंडेक्स प्रिपेयर कर लीजिए, अभी 2 महीने में ना डिटेल में नहीं जाया जा सकता, ये आपका कमांड होना चाहिए। एसआरए 1 दिन का काम है, मैं आपको मोटा मोटे समझा दूंगी कि सेक्शन में क्या क्या प्रोविजंस हैं, कैसे कैसे हैं, वो करवा दूंगी, ठीक है। फिर रह जाता है टीपीए। टीपीए के अगर आपको मैं बताती हूँ चैप्टर्स पता है, कौन सा चैप्टर, रेंज पता है कि कौन सा चैप्टर कहाँ तक है, और साथ में आपने फर्स्ट 52 सेक्शन कर रखे हैं, 53, तो आपका ये समझिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, कैसे करना है इसको डील, समझिए कि आपको रेंज याद कर लेनी है, कौन सा चैप्टर कहाँ तक है, जैसे गिफ्ट किस चैप्टर में है, मॉर्गेज किस चैप्टर में है, लीज किस में दी हुई है, कौन सी सेक्शन में है, कहाँ है, ठीक है, इतना सिंपल। और दूसरा फर्स्ट 53 सेक्शंस पे हल्का फुल्का कमांड, आपका ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। फिर रह गया एनआई। एनआई का चैप्टर 17 कर लीजिए, दैट्स इट। जितना आना है चेक बाउंसिंग से आ जाएगा, और थोड़ा सा बिल ऑफ एक्सचेंज, एनआई जो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, उनका डेफिनेशन क्लोज है जो, वो कर लीजिए। इसमें डेफिनेशन क्लोज नहीं है, सेक्शंस में ही डिफाइन कर रखे हैं। तो शुरू के आप ये लगा लीजिए 20 सेक्शन और चैप्टर नंबर 17, यहाँ से आपका एनआई कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला पूरा 8 नंबर का टारगेट हो जाएगा। अब आ जाती है लॉ ऑफ टॉर। जैसे अब क्या नहीं पढ़ना है, जो मैं आपको सलाह दूंगी, 2 महीने रह गई हैं मेरे हिसाब से। अगर आपने पहले कर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रखा है तो इन पे हाथ मत मारिए। जैसे कंपनी लॉ का आप सेक्शन नंबर, एनफोर्समेंट डेट, मोटा मोटा 2-3 चीज़ें देख लीजिए, कर सकते हैं तो, कितने सेक्शन है, कब आया था, 2013 वाला आया है, ठीक है, ये सब कर लीजिए। डेप्थ में जाने का भी कोई मतलब नहीं है, 2 नंबर का है, वैसे भी आप नहीं कर पाएंगे। एनवायरमेंटल लॉ में आप MC मेहता केसेस हैं, उनकी गाइडलाइंस मोटा मोटिकली वो पूरी रेंज देख लीजिए, कौन से केस में, कौन से ईयर वाले केस में क्या डिसाइड हुआ था, सिर्फ आप उतना ही कर पाएंगे, 2 नंबर का है। तीसरा लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन। अब ये 4 नंबर का है। अगर आपने पहले कभी अपने LLB के टाइम पे ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो ये आपको मतलब दिक्कत करेगा। आप इसमें ना ईयर्स पढ़िए
कि एक्सेसी ईयर कौन सा होता है, टैक्सेशन ईयर कौन सा होता है, कब से कब तक पढ़ना है, वही सेक्शन पढ़ लीजिए, रेंज पढ़ लीजिए, एनफोर्समेंट डेट पढ़ लीजिए, किस्मत अच्छी हुई तो एक आधा क्वेश्चन निकल जाएगा, वरना इनको तो अभी हम हाथ नहीं लगा सकते हैं मतलब बेसिकली। फिर आ जाता है लॉ ऑफ टोट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ, ये आराम से तैयार किया जा सकता है। लॉ ऑफ टोट में मोटा मोटी आप ये लगा के चलिए 12-13 चैप्टर है। अगर आपने थोड़े थोड़े कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया ना, आपका ये आराम से टारगेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो आप इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 नंबर है, अनकोडिफाई लॉ है। इसमें मैं आपको बताऊं, ये 4 नंबर कंफर्म हो सकते हैं। थोड़ी सी कमेंट्री पढ़नी है, अपलोड मतलब कर दी जाएगी। सर ही बता देंगे आपको कहाँ डाली जाएगी। अगर सर नहीं बताएंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें आप खुद देखिए, PN भगवती जी ने प्रोफाउंड किया था, वहाँ से आप इन चीज़ों को ले लीजिए। थोड़ी बहुत कमेंट्री नेट पे सर्च कीजिए, आराम से हो जाएगा और आपके क्वेश्चन टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनल एथिक्स, अगर आपने लॉ में ये सब्जेक्ट तो पढ़ा ही होगा, अगर ये नहीं पढ़ा है तो मतलब क्या ही बोलूँ आपको फिर आगे प्रोफेशनल एथिक्स में दिक्कत आने वाली है। तो ये भी बहुत इजी है, हल्की फुल्की कमेंट्री से हो जाएगा। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि हमने ज़्यादातर चैप्टर्स पे ध्यान दे ही लिया है। अभी बात क्या है, आप मेजर एरिया को टारगेट कर लीजिए पहले। अगर आपका ये कंप्लीट हो गया तो पेपर इसमें से टारगेट करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपको बताती हूँ 45 मार्क्स लेनी है, ठीक है। मेरिट लिस्ट का यहाँ पे हिसाब नहीं है, यहाँ पे आपको 45 जिसका भी है वो क्वालिफाई है, बात खत्म। इससे ऊपर आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है। स्मार्ट तरीके से करना, पेपर को टारगेट करना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। अब यहाँ पे किसी आदमी के सपोज कीजिए 95 आ गए, सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसने मेहनत कर रखी होगी, और किसी के मैं बोल रही हूँ 46 आ गए, ये दोनों इक्वल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप टॉप करके कुछ नहीं मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट मिलना है वो इनको भी मिलेगा, वो इनको भी मिलेगा, ठीक है। तो स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए, 2 महीने रह गई हैं, और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ उनके लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है और सीधा आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, सोच रही हैं इसको टारगेट करने की, सोच रही हैं, फीस भरती है, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए है। क्योंकि देखिए ना, IPC हो गया, CRPC हो गया, इनके साथ हमें अब हमारा काम बढ़ गया है, हमको वो रेलेवेंट सेक्शन पूछेंगे ही पूछेंगे। और एक बार ये वाला, और अब न्यू स्कीम आई है तो किसी को कोई आइडिया नहीं है पेपर कैसे आने वाला है। और लेट मी नो यू, मैं आपको बता दूँ ये बात क्लियरली, ये AIB ना हर बार एग्ज़ाम को ना टफ पे टफ बनाता जा रहा है, ठीक है। जो 2017 का पेपर था ना, आप यकीन नहीं कि जो मतलब 17वां एग्ज़ाम हुआ था 17th, वो बहुत इजी था। 18th उससे टफ आया, 19 में भी उससे टफ आएगा, और इस तरीके से हर बार लेवल हाई करता जा रहा है। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ यही बात है। हम धीरे धीरे आप है ना, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ फैमिली लॉ से सबसे पहले, क्योंकि मुझे लगता है ये 8 नंबर ना बहुत इजी हैं प्रिपेयर करने, और आराम से टारगेट किए जा सकते हैं। कुछ ही टॉपिक तैयार करने हैं, ज़्यादा कोई मतलब कहानी नहीं है। 8 नंबर सबसे पहले ये टारगेट करते हैं। ये हम करेंगे, आप लगा लीजिए इसको हम 4 दिन देते हैं। 4 दिन में हम आराम से हिंदू और मुस्लिम लॉ के, 2 दिन हिंदू लॉ 2 दिन मुस्लिम लॉ के मेजर टॉपिक कवर कर जाएंगे। मोटा मोटा बता देंगे, उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, तो ठीक है एज ऑफ नाउ। और फिर उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है कि पूछना है, उसके बाद हम कॉन्स्टी पे जाएंगे, रीड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रैटेजी चलती जाएगी, मैं बताती जाऊँगी। एक एक दिन में हम टारगेट करेंगे एक एक टॉपिक कवर कर ले, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं हमें मिनिमम डेज में। तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। थैंक यू सो मच। और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। अगर जैसे रिट पे तैयार करवाना है, CPC तैयार कराना है, रेज्यूडी डाटा प्रिपेयर करवाना है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें चलती चली जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।